Hello, and welcome back to the channel. Today's agenda is to complete the President of India articles and all other important facts जो भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में इन दी अपकमिंग यूपीपीएससी बीपीएससी एंड अदर एग्जाम्स एज वेल। प्लीज़ इनको केयरफुली करिए। अप्रोच हमारा सिमिलर रहेगा, जैसे हमने वाइस प्रेसिडेंट का वीडियो कराया ऐसे ही हम इसको भी करेंगे। विल लुक एट द बेयर एक्ट एज वेल। जितनी भी इन्फॉर्मेशन बेयर एक्ट में दी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। एंड ऑफ कोर्स यू डू नॉट हैव टू मेमोराइज द लेटर ऑफ द लॉ, और आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, शुरू करते हैं। Right, let's begin. The President of India, Articles 52 to 62. Part 5 of the Constitution, which is about the Union, जिसका चैप्टर 1 है एग्जीक्यूटिव के बारे में, उसके अंदर क्वालिफिकेशन, इलेक्शन, इम्पीचमेंट, ये सबसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में दी गई है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो चीज़ एनोटेट कर रखी हैं, इनको भी देख लो। फर्स्ट वुमेन जो प्रेसिडेंट थी इंडिया की वो थी प्रतिभा पाटिल जी, एंड फर्स्ट ट्राइबल पर्सन इज द्रौपदी मुर्मू जी। सो शी इज़ द सेकंड वुमन बट फर्स्ट ट्राइबल पर्सन। इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन होती है ये स्टेटमेंट में पूछी जा सकती है, इसलिए आपको पता रहनी चाहिए। आगे भी आएंगे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑल द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, तब देखेंगे। सबसे पहले हम बेयर एक्ट में देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। देखो आर्टिकल 52 विच सिंपली स्टेट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, इसमें तो और कुछ नहीं करना। जैसे 63 में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसे ही 52 में लिखा हुआ है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट तो आपने कह दिया कि एक होंगे इंडिया के, लेकिन उनके पास पावर क्या रहेगी? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन उन्हीं के अंदर वेस्टेड है। तो नेक्स्ट आर्टिकल सेज the executive power of the union shall be vested in the president and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him by this constitution। तो कई बार हमको सिर्फ इतनी लाइन पता होती है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन की वो प्रेसिडेंट के अंदर है। अब स्टेटमेंट अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है, लेट्स से आप न्यू भी हैं, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि अरे थ्रू ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम, ये क्यों लिखा हुआ है इस स्टेटमेंट के अंदर? लेकिन लेटर ऑफ द लॉ में इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको ऐसे ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, और ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बात नहीं है, ऑर्डनरी चीज़ ही है, लेकिन अगर हमने नहीं पढ़ा होता है तो हमें नहीं पता होता। तो इट सिंपली स्टेट्स कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो या तो खुद एक्सरसाइज करते हैं या फिर अपने ऑफिसर्स के थ्रू एक्सरसाइज करते हैं, जिनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है ना। इसके अलावा विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजंस द सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। ये भी हमने देख लिया, कमांडर इन चीफ बोला जाता है इंडियन आर्म फोर्सेज का, इसलिए बोला जाता है क्योंकि 53 के क्लॉज 2 में दे रखा है। ठीक, इसके बाद क्लॉज 3 में देखिए क्या लिखा है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी डीम टू ट्रांसफर टू द प्रेसिडेंट एनी फंक्शंस कन्फर्ड बाय एनी एग्जिस्टिंग लॉ ऑन द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और अदर अथॉरिटी और प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम कन्फरिंग बाय लॉज फंक्शंस ऑन अथॉरिटी अदर देन द प्रेसिडेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल 53 में ये कहा है कि एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं हो सकती है इंडिया में। बाय लॉ कोई भी अगर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बनाई गई है, किसी और को एग्जीक्यूटिव फंक्शंस दिए गए हैं, किसी को भी दिए हो सकते हैं, तो वो they are not wiped out just because this article says कि executive power president के अंदर vested है। Explanation of this article: although Article 53 of the Constitution states that president can exercise his or her powers directly or by subordinate authority, with few exceptions, all of the executive authority vested in the president is in practice exercised by the Council of Ministers. This is, I think, pretty much understood because the president acts on the aid and advice of the Council of Ministers. तो एक्चुअल डिसीजन मेकिंग जो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है। इवन इन थिंग्स लाइक पार्डनिंग, जो पार्डनिंग पावर भी होती है प्रेसिडेंट की, वहाँ पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रोल आ जाता है। ठीक है, सो दैट वाज आर्टिकल 53। तो अभी तक क्या याद करा आपने? आर्टिकल 52 देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 वो क्या कहेगा कि भाई अब प्रेसिडेंट तो बना दिया लेकिन पावर भी दो, तो एग्जीक्यूटिव पावर आ गई 53 से। अगला बात करते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 54, द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्टेड मेंबर्स लिखा है यहाँ पे। ठीक, इलेक्टेड मेंबर्स जब हम बोलते हैं तो नॉमिनेटेड मेंबर शामिल नहीं है। क्यों नहीं शामिल? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, प्रेसिडेंट ने ही नॉमिनेटेड मेंबर्स को चुना होगा। ठीक है, तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। ठीक, ये तो आपको पता होगी बात ऑलरेडी भी, पर फिर भी यहाँ पर हमने लेटर ऑफ द लॉ में देख लिया कि डायरेक्टली क्या क्या लिखा हुआ है। इन दिस आर्टिकल एंड आर्टिकल 55 स्टेट इंक्लूड्स द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। तो स्टेट की डेफिनेशन में ये दोनों यूटीज भी इन्वॉल्व है, इज दे हैव एन असेंबली, राइट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर विच इज़ अ यूनियन टेरिटरी नाउ आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, ये इसके अंदर अभी शामिल नहीं है। इनफैक्ट 2022 के जो इलेक्शंस हुए थे जिससे द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट बनी थी, उसमें जम्मू एंड कश्मीर ने वोट नहीं करा। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कई सारे जो एक्सपर्ट्स थे उस टाइम पे क्लेम कर रहे थे कि वो वोट कर सकते हैं बिकॉज जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है
2019 का, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो भी पुडुचेरी की यूटी के पास पावर्स हैं वो सारी पावर्स जम्मू एंड कश्मीर के पास भी आ जाएंगी, ऐसे करके उसमें लिखा हुआ है। तो अगर पुडुचेरी वोट कर रहा है तो फिर जम्मू कश्मीर को भी वोट करने की ज़्यादा हो जानी चाहिए, लेकिन वो एक्चुअली ऐसा है नहीं। जब तक आप आर्टिकल 54 में चेंजेस नहीं करोगे जब तक वो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड होगा कि जम्मू एंड कश्मीर का जो यूटी है वो भी शामिल स्टेट की डेफिनेशन में। अगला देखिए, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। As far as practical, there shall be uniformity in the scale of representation of the different states at election of the president. तो देखो हमारी स्टेट्स का आपको पता है, सब में अलग अलग पॉपुलेशन है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स होती हैं वो अलग अलग हैं। जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो वहाँ पे 403 है। ठीक है, कोई छोटी स्टेट होती है उसमें बहुत ही कम होती हैं। ठीक, तो दिल्ली में 70 हैं, तो यूटी है लेकिन स्टेट नहीं है, लेकिन फिर भी आप कंपैरिजन के लिए देख सकते हो यूपी से। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इस तरीके का फॉर्मुलेशंस करे जाएं मैनर ऑफ इलेक्शन। पहली बात तो 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन दिया है, 54 में इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 55 में मैनर। तो दोनों को एक साथ कंबाइन करके हमेशा पढ़ना चाहिए कि 54 में कहा गया इलेक्शन के बारे में, 55 में कहा गया मैनर के बारे में। एज फार एज प्रैक्टिकेबल देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके स्टेट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको इक्वलाइज करने की कोशिश करनी है। फॉर्मुलेशंस जो करेंगे हम, जिनके थ्रू हम निकालेंगे नंबर्स को, उनमें ऐसे वेट्स असाइन करेंगे कि सब लोग लगभग थोड़ी बराबरी पे आ जाए, है ना, ताकि ऐसा ना हो कि कोई स्टेट तो ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रही है और कोई स्टेट कम रिप्रेजेंट कर रही है प्रेजेंट को। ठीक है, 55 का क्लॉज 2 देखो, फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग सच यूनिफॉर्मिटी अमंग द स्टेट्स इंटर से एज वेल एज पैरिटी बिटवीन द स्टेट एज अ होल एंड यूनियन। तो या इंटर से मतलब स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में, एंड पैरिटी बिटवीन द स्टेट्स एज अ होल और यूनियन के बीच में, मतलब एमपीज वर्सेज एमएलएस की बेसिकली बात हो रही है। The number of votes to which each elected member of parliament and legislative assembly of each state is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner. तो क्या है वो तरीका? Every elected member of legislative assembly of a state shall have as many votes as there are multiples of 1000 in the question to obtain by dividing the population of the state by total number of elected members of assembly. If after taking the said multiples of 1000 the remainder is not less than 500, then the vote of each member referred to in subclause A should be further increased by 1. Each elected member of either house of the parliament shall have such votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the member of legislative assemblies of the state under clause A and B by the total number of elected members of both houses of parliament, fractions exceeding one half being counted as 1 and other fractions being disregarded. तो इसमें दोनों फॉर्मूले दे दिए इन्होंने, आप देखो इसमें दे दिया हाउस ऑफ पार्लियामेंट का जो मेंबर है उसके लिए, और ऊपर क्या दे दिया लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जो स्टेट की होती है उसके लिए। इसको अभी हम देख लेते हैं प्रॉपरली, एक सेकंड रुक जाओ बस आप। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल representation by using the single transferable vote and the voting as such election shall be held by secret ballot। तो यहाँ पर भी secret ballot involved है, ठीक है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट में होता है। Explanation: in this article the expression population means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published, provided that the reference in this explanation to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figure for the first census taken after the year 2026 have been published, be construed as a reference to the 1971 census। तो कहा तो ये गया था कि जो यहाँ पर लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस होगा जिसके फिगर्स पब्लिश किए जाएंगे, उसके थ्रू जो पॉपुलेशन बताई जाती है वो यहाँ पर पॉपुलेशन मानी जाएगी, लेकिन उसको हमने फ्रीज कर रखा है। आर्टिकल 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 जो है वो ये कहता है विद इफेक्ट फ्रॉम 21 फरवरी 2002 कि 2026 के बाद जो नंबर्स पब्लिश होंगे उसको हम तब अपडेट करेंगे फॉर दीज इलेक्शंस। ठीक है, फिलहाल के लिए जो फिगर्स 1971 के सेंसस से मिले हैं हमें, उसके थ्रू हम पॉपुलेशन को कंसिडर करेंगे ऑफ ईच स्टेट। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है। यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें लिख दी फॉर्मूला, लेकिन एक्चुअली में हम देख लेते हैं कि मैंने थोड़ा मैथ कर दिया था यहाँ पे यूपी का एग्जांपल लेकर के। सो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए, जैसा कि आर्टिकल 55 में हमने अभी पढ़ा, पूरा जो पैराग्राफ दे रखा है उसमें यही फॉर्मूला दे रखा है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यूपी में ये क्या नंबर है, 403, एंड पॉपुलेशन हमने ले ली 1971 के सेंसस के हिसाब से। ठीक है, एंड वी मल्टीप्लाइड इट बाय 1/1000। 1/1000 1000 क्यों भाई डिवाइजर, तो
दिस डिवाइजर हैज बीन चोजन टू बैलेंस की लार्जर स्टेट जो है उनका स्मॉलर स्टेट के साथ बैलेंस क्रिएट करा जा सके, है ना, वरना किसी स्टेट में बहुत कम आ जाएगा, किसी स्टेट का बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो यूपी का जैसे अभी भी आप देखोगे तो 208 है, 208 है वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए, एंड सिक्किम में ये 7 ही है कुल, इनफैक्ट ये लोएस्ट है इंडिया के अंदर। तो इससे बचने के लिए हमने इस तरीके का डिवाइजर यहाँ पर लगाया फॉर्मूला में। तो अगर हम पुट करके देखते हैं यहाँ पे, तो 71 के हिसाब से हमने ले ली पॉपुलेशन, ठीक है, उसको डिवाइड करा 403 से जो सीट्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, एंड देन वी डिवाइडेड इट, मल्टीप्लाइड इट बाय 1000, तो 208 आ गई यहाँ पे वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए। तो यूपी के जो एक एमएलए की वोट की वैल्यू है वो है 208, ठीक। फिर हम सारे एमएलए की जो वैल्यू ऑफ वोट है उसको निकालते हैं, तो 208 को 403 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गई 83,824। 1971 का सेंसस यूज़ करा है जैसा कि मैंने कहा, ठीक है, क्योंकि 1976 में पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स आए थे, तो कई सारे स्टेट्स ने तो पॉपुलेशन अपनी कंट्रोल में कर ली, और कईयों का जो ग्रोथ रेट है जैसे कि आप जानते हो 10 से लेकर के 30% तक के बीच में गिरा है इस दौर के अंदर। तो इसलिए फिर पिनलाइज हो जाएंगी वो वाली स्टेट जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पर ध्यान दिया था, इसलिए हम 1971 का सेंसस यूज़ कर रहे हैं। आगे देखो, अब वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए निकाल ली, अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी, क्योंकि दोनों को बैलेंस करना है हमें। तो दूसरे स्टेप पे हम निकाल रहे हैं वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी कैसे निकालेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स। तो जैसे हमने यहाँ पे यूपी का निकाला, ऐसे मध्य प्रदेश का हो जाएगा, इसमें राजस्थान का प्लस हो जाएगा, है ना, गुजरात का प्लस हो जाएगा, ये सब जो करके आएगा तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स आ जाएगा यहाँ पे हमको वैल्यू। इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से, यानी कि जो राज्यसभा के और लोकसभा के जितने मेंबर्स हैं उन सबको यहाँ पर ऐड करके लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, मान लो कि सबका जो वोट है वो निकल करके आया 5,49,474, ठीक है, क्योंकि 83,000 तो यूपी का है तो और स्टेट्स का कम रहेगा, ठीक है, कई सारियों का, तो सब मल्टीप्लाई करके इतना आ गया। ये आ गया टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स। अब इसको डिवाइड किससे कर देंगे, 543 लोकसभा की सीट है, 233 राज्यसभा में है, तो 776 टोटल हो गए। तो अब इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो 708 आ जाता है। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी जो आ गई वो आ गई 708, और वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए कितनी आ गई, हमारे यूपी के लिए 208 आई है, और ये सबकी अलग अलग रहेगी, ठीक है। तो जो छोटा स्टेट रहेगा जिसकी पॉपुलेशन कम रहेगी उसका अलग रहेगा, बड़े स्टेट की पॉपुलेशन वाले के अलग रहेगा, और सीट्स कितनी है उसके हिसाब से भी, है ना, डिवीजन हो जाएगा, अलग अलग आएगा सबका। लेकिन जो एमपी की वैल्यू होती है वो सबकी सेम रहेगी, ठीक है, 708। आगे देखो, अब जैसे हमने सारे एमएलएज की वोट की वैल्यू निकाली थी टोटल मिलाकर के, ऐसे ही हम सारे एमपीज की निकालेंगे। 708 इंटू 706 कर दिया हमने, 776 सॉरी, सेवन जीरो एट इंटू 776 कर दिया, तो हमारे पास ये नंबर आ गया 5,49,408। तो अब देखो ये लगभग उतना ही आ गया जितना हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एन एमएलए थी, ठीक है, निकाला था ना हमने यहाँ पे, ये देखो 5,49,474, ये हमने पूरे इंडिया का बताया। तो ये लगभग बैलेंस हो गए दोनों, 5,49,408 तो हो गया सारे एमपीज का वोट का वैल्यू मिला करके, और सारे एमएलए का ये हो गया 5,49,474। इन दोनों को अब हम ऐड कर देंगे, तो ये है टोटल मिला करके जो वोट डलेगा, ठीक है, 10,98,882। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमपीज इट रिमेन सेम, ये हमने देख लिया, क्योंकि 708 आ रहा है तो वो सारे एमपीज का सेम ही रहेगा, हर एक एमपी की जो वैल्यू ऑफ वोट होगी वो 708 होगी। और वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलए ये डिफर करेगी, जैसे यूपी की 208 है, सिक्किम की अपने कहीं 7 ही है, ठीक है ना। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो सिस्टम है जिससे वोटिंग होती है, देखो जैसे हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, रैंक चॉइस वोटिंग करते हैं। जैसे मान लो 4 कैंडिडेट खड़े हुए प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए, और 10 इसमें वोट डली हैं, ठीक है, तो क्या होगा, 3 वोट डल गई मान लो पहले राउंड में ए को, 4 वोट डल गई बी को, 2 वोट डल गई सी को, और डी को 1 डल गई, 10 हो गया टोटल, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। अब सबसे कम डी के पास है, तो डी को एलिमिनेट कर देंगे हम यहाँ से, और डी का जो वोटर है जिसने उसे 1 वोट दिया है, इसकी हम सेकंड चॉइस देखेंगे। सेकंड चॉइस मान लो उसकी थी ए, तो ये वाला जो वोट होगा ये ट्रांसफर हो जाएगा ए को, ठीक है, ए बी और सी। तो अब क्या क्या हो गया, ए और बी में टाई हो गया, 4-4 वोट हैं, और सी के पास 2 हैं, इसका मतलब सी का खेल खत्म। तो सी को खत्म कर देंगे, और इनकी जो दोनों वोटर्स हैं उनकी देखेंगे सेकंड रैंक जो उन्होंने डाली है,
फर्स्ट पे तो उन्होंने सी को डाला था, ये तो खत्म हो गया। सेकंड पे उन्होंने किस किस को डाला है, तो मान लो उन्होंने दोनों ने ए को डाला है सेकंड पे, तो अब क्या होगा, ए और बी, तो ए जीत गया यहाँ पे, तो सिंपल बात है 6 और 4, तो ये विनर डिक्लेयर हो जाएंगे यहाँ पे। इस तरीके से होता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगला देखिए, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। तो 56 में क्या दे रखा है, टर्म दे रखा है। प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर 5 years हमने देख लिया, प्रोवाइडेड दैट ए प्रेसिडेंट मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है, रेजिग्नेशन का लेटर। The President may, for violation of the Constitution, be removed from office by impeachment in the manner provided in Article 61. ठीक है, तो ये वहीं पे देखेंगे इसके बारे में। President shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold in office until his successor enters his office. तो जब तक सक्सेसर नहीं आता है तब तक वो कुछ दिन के लिए और रह सकते हैं ऑफिस में। Any resignation addressed to the Vice President under Clause A, ये जो दे रखा है यहाँ पे क्लॉज ए में क्या है, जो हमने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना है, ऑफ द प्रोविजो टू द क्लॉज 1, प्रोविजो ये है इसका, शैल forthwith बी कम्युनिकेटेड बाय हिम टू द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको ये नोटिफाई करा जाएगा बाय वाइस प्रेसिडेंट कि भैया प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन कर दिया, ठीक है। अगला देखिए, 57 में हम देखते हैं एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, तो 56 में हमने क्या कहा, टर्म, और 57 में हमने क्या, हो सकता है कि आप दोबारा से भी बन जाओ, है ना, मे बी एक्सटेंडेड, ऐसे करके इसको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। 56 और 57 अभी देख लेंगे आगे दोबारा से याद करने का तो सीन, पर अभी आप समझो। एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, अ पर्सन हु होल्ड्स और हु हैज हेल्ड ऑफिस एज प्रेसिडेंट शैल सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस। तो री इलेक्शन के लिए कोई मनाही नहीं है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। आर्टिकल 58 पे आते हैं, क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शंस एज प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शंस एज प्रेसिडेंट, no president shall be eligible for election as president unless he is a citizen of India, has completed 35 years of age and is qualified for election as a member of House of the People। तो हाउस ऑफ द पीपल के इलेक्शन के लिए आप क्वालिफाइड होना चाहिए और 35 की आपकी एज होनी चाहिए और आप सिटीजन होना चाहिए, ये 3 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके प्रेसिडेंट के लिए, तब आप चुनाव लड़ सकते हैं। सेकंड क्लॉज देखिए, अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और अंडर एनी लोकल or other authority subject to control of any of the said governments. For this article, a person shall not be deemed to hold any office of profit by reason only that he is president, vice president, union, or governor, or any state, or is a minister either for the union or state। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पशन हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये हमने जैसे वाइस प्रेसिडेंट देखा था ऐसे इसमें भी। फिर देखिए कंडीशंस क्या हैं क्वालिफिकेशंस के बाद, तो 58 और 59 को आपको एक साथ पढ़ना है। 58 में दे दी क्वालिफिकेशंस और 59 में दे दी कंडीशंस। तो कंडीशंस क्या है, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट एंड इफ अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट इज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ही शैल बी डीम्ड टू हैव वेकेटेड सीट्स। सीधी सी बात है, जब वो बन जाते हैं प्रेसिडेंट तो फिर उनको वेकेट करनी पड़ेगी अपनी सीट। प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये हमने देखा। प्रेसिडेंट शैल बी एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू use of his official residences and shall also be entitled to such emoluments, allowances and privileges। ये I think self understood है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं। Emoluments and allowances of the president shall not be diminished during his term of office। तो उनका जो टर्म चल रहा होगा उस दौरान ये सब चीज़ों से छेड़खानी नहीं करी जाएगी, जैसे मिल रहा था वैसे मिलेगा। फिर देखिए ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। Every president and every person sitting as president or discharging the function of the president shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of Chief Justice of India। देखो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। अगर आप इससे कंफ्यूज हो जाए कई बार कि भाई रेजिग्नेशन उनको देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को तो वही करवाते होंगे, वो तो भी नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इन इज एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अगर ये नहीं है अवेलेबल तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एंड ओथ और एफर्मेशन इन द फॉलोइंग फॉर्म, दैट इज आई सो एंड सो डू स्वेयर इन द नेम ऑफ द गॉड स्लैश solemnly affirm that I will faithfully execute the office of the president or discharge the function of the president, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, of India and will to the best of my ability preserve, protect and defend the constitution। देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट वर्डिंग है, इसको देखना ठीक से कि preserve, protect and defend the constitution ऐसे करके आ जाता है, पूछा जाता है कि भैया किसके ओथ में, तो आप बोलोगे प्रेसिडेंट। and I will devote myself to the service and well-being of the people of India। Next,
प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है 61, तो 61 में 1 आ रहा है, 1 को आई से रिलेट करने की कोशिश करना है इम्पीचमेंट। When a president is to be impeached for violation of the constitution, the charge shall be preferred by either house of the parliament, मतलब कि कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। No such charge shall be preferred unless the proposal to prefer such charge is contained in a resolution which has been moved after at least 14 days notice in writing, तो 14 days notice की बात यहाँ पे आ गई जैसे वाइस प्रेसिडेंट के केस में था। By not less than 1/4 of total number of members of the house, by not less than 1/4 of the total number, तो ये याद रखो, वन by not less than 1/4 of the total number of द हाउस दैट हैज गिवन ऑफ देयर इंटेंशन टू मूव द रेजोल्यूशन, तो राज्यसभा से हुआ तो वहाँ का 1/4 और लोकसभा से हो तो यहाँ का 1/4। सच अ रेजोल्यूशन हैज टू बी पास बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, तो यहाँ पे देखो टोटल मेंबरशिप जो हाउस की होती है इसमें यानी कि भले ही वैकेंसी भी हो कुछ तो भी लेकिन टोटल का देखा जाएगा, ठीक है ना। 2/3 है, सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजॉरिटी यहीं पे चाहिए होती है प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखोगे आप इसको। वैसे भी आपको पता होगा इस बारे में, लेकिन फिर भी यहाँ पे बेयर एक्शन पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। When a charge has been so preferred by either house of the parliament, the other house shall investigate the charges or cause the charges to be investigated, and the president shall have the right to appear and to be represented as such an investigation. तो फिर एक हाउस से जब दूसरे हाउस में चला गया वो भी इन्वेस्टिगेट करेंगे चार्जेस को, एंड प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो बी represented at such an investigation. If a result of the investigation, if as a result of the investigation a resolution is passed by a majority of not less than 2/3 of total membership of the house by which the charge was investigated or caused to be investigated, declaring that the charge preferred against the president has been sustained, such resolution shall have the effect of removing the president from his office as from the date on which the resolution passed. तो resolution पास हो गया तो वो हट जाएंगे, ठीक है। सेकंड हाउस के अंदर जब वो हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन पूरा कंप्लीट और वो वोट कर देंगे 2/3 से टोटल मेंबरशिप द हाउस लेकर, ठीक। तो 61 में इम्पीचमेंट देख लिया हमने। 62 में देखो टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस और पर्सन इलेक्टेड टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी, तो ये वैकेंसी की बात कर रहा है 62 जो है। एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द ऑफिस शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, तो एक्सपायरेशन होने से पहले ही उनका जो टर्म खत्म हो रहा है उससे पहले ही ये काम शुरू हो जाना चाहिए कि हम नए प्रेसिडेंट के चुनाव की तैयारी करनी शुरू कर दें, ताकि जैसे ही उनका टर्म एंड हो दूसरा प्रेसिडेंट जो शपथ ले ले, ठीक है। ये हमारा आइडिया होता है इन सब के बारे में, जो रूल्स हैं प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल एक्ट है 1952 का, उसको आप रेफर कर सकते हो। वाइस प्रेसिडेंट का जो मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर भी हमने रेफरेंस दिया था, वहाँ पे बात भी करी थी उसकी, ठीक है। इसका क्लॉज 2 देखो, एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑकरिंग बिकॉज ऑफ हिज डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल और अदरवाइज शैल बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर, देखो यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट में है ना वहाँ पर सिर्फ ये लिखा है एज सून एज पॉसिबल, एंड यहाँ पे क्या लिखा है एंड इन नो केस लेटर देन 6 months, यहाँ पे 6 months का टाइम दे रखा है भैया, ठीक है। तो वहाँ पे नहीं दी हुई है, वाइस प्रेसिडेंट के केस में नहीं दी हुई है चीज़। द डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ द वैकेंसी एंड द पर्सन इलेक्टेड टू फिल द वैकेंसी शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 56 बी एंटाइटल्ड टू होल्ड ऑफिस फॉर फुल टर्म ऑफ 5 years। तो जो भरने के लिए भी आएंगे, जैसे मान लो कि प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया किसी वजह से 3 साल के अंदर, तो अब 2 साल का टर्म बचा है। इसका मतलब ये नहीं कि जो नए प्रेसिडेंट आएंगे वो 2 साल के लिए सब करेंगे, नहीं, वो पूरा टर्म सब करेंगे, क्योंकि इलेक्शन हो गया उनके लिए, यार खर्चा कर दिया इतना सारा, तो पूरा 5 साल की तो रखोगे उनको, लेजिटिमेट है बिल्कुल जब वोट पड़ा है उनको, ठीक है ना। एंड 6 months की जो हम बात करें वो क्या कह रहे हैं कि भाई 6 महीने ज़्यादा नहीं लगने चाहिए प्रेसिडेंट चुनने में, आपको तुरंत बनाओ भाई 6 महीने के बाद, सही है। और इसलिए ये भी कहा जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ 6 months के लिए रह सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर वैकेंसी हो गई ऑफिस में प्रेसिडेंट के तो वाइस प्रेसिडेंट ले लेंगे उनकी जगह, लेकिन ओनली फॉर 6 months, ठीक है। ये हमने वहाँ पे भी पढ़ा था, तब हमने 62 का रेफरेंस लिया था, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी हुई है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनकी जो ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट होगी, अब वाइस प्रेसिडेंट की जगह आ गए तो 6 महीने के लिए रहेंगे, फिर हमें 6 महीने के अंदर नया प्रेसिडेंट चुनना है, ठीक है। अब देखो पावर जो प्रेसिडेंट को हम बांटते हैं, ये सीधा डायरेक्टली लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, वहीं से मैंने लिया था। लेजिस्लेटिव पावर होती है, एग्जीक्यूटिव और अपॉइंटमेंट पावर होती है, जुडिशियल पावर, फाइनेंशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर, पार्डनिंग पावर, इमरजेंसी पावर, तो ये सब आप देख सकते हो, वहाँ से भी पढ़ सकते हो, बट हम यहाँ पे बेयर एक्ट देख रहे हैं तो पार्डनिंग वाली पावर जो है वो उसको देख लेते हैं। आर्टिकल 72, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स, पार्डन वर्ड, सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट इन सर्टन केसेस। तो क्लॉज 1 देखो, द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्रीव, रेस्पाइट और रेमिशन ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। तो अभी आगे देखेंगे, पर पार्डन का क्या मतलब हुआ? पार्डन का मतलब है कि कंप्लीट एक्सोनरेशन मिल गया इंसान को। तो
तो पर्सन इज कम्प्लीटली एब्जॉल्व, जो पनिशमेंट उसको मिली थी उससे कम्प्लीटली एब्जॉल्व है, उसको छोड़ दिया बेसिकली। जब हम रिप्रीव की बात करते हैं तो हम क्या कह रहे हैं, रिप्रीव के केस में होता है कि भैया टेम्प्रेरी सस्पेंशन हो गया, आपकी जो डेथ सेंटेंस मिली है आपको मान लो, तो उसका टेम्प्रेरी सस्पेंशन हो गया, ठीक है। रेस्पाइट का मतलब क्या हुआ कि लेसर पनिशमेंट मिलेगी आपको, लेसर पनिशमेंट मिलेगी आपको ऑन स्पेशल ग्राउंड्स, लाइक जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमन है ना, तो इन केसेस में मिल सकती है। इसके अलावा जब हम कम्यूटेशन की बात करते हैं, कम्यूट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड, कम्यूटेशन जो होता है इसमें क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अनदर, एक टाइप की पनिशमेंट है उसकी जगह आपको दूसरी टाइप ऑफ पनिशमेंट मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिला है तो उसकी जगह पे सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिल जाएगा आपको, ये हो गया। और फिर रिमिशन होता है वर्ड, तो रिमिशन वर्ड का क्या मतलब है, जो रेमिट है या रिमिशन होता है, रिमिशन का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग उसका ओरिजिनल कैरेक्टर। ओरिजिनल कैरेक्टर जो रहेगा पनिशमेंट का वो वैसे ही रहेगा, लाइक 10 ईयर्स का रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो है वो रहेगा रिगरस ही, लेकिन ये हो सकता है कि हम 10 से उसको 5 साल कर दें, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए ठीक से कि क्या क्या मतलब है इनके, ठीक। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। तो 72 का क्लॉज 1 देखा हमने, President shall have the power to grant pardons, reprieve, respite, or remission of punishment, or to suspend, remit, or commute the sentence of any person convicted of any offence. A. In all cases where the punishment or sentence is by a court martial, तो कोर्ट मार्शल के द्वारा दी गई अगर कोई पनिशमेंट तो उसको भी कर सकते हैं। In all cases where the punishment or sentence is for an offence against any law relating to matter to which the executive power of the union extend, तो जहाँ तक यूनियन की पावर एक्सटेंड करती है, अगर उस तरीके का कोई क्राइम है उसके लिए कोई पनिशमेंट मिले तो वहाँ पे कर सकते हैं। C. In all cases where the sentence is a death sentence is a death sentence, तो in all cases लिख दिया, all cases कहीं से भी किसी भी लॉ के थ्रू हुआ हो, लेकिन अगर वो डेथ सेंटेंस है तो वहाँ पे भी कर सकते हैं पार्डन, ठीक है, या रिमेट या कम्यूट या सस्पेंड अकॉर्डिंग टू द केस, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, नथिंग इन दिस सब क्लॉज ए, सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 shall affect the power conferred by law on any officer of the armed forces of the union to suspend, remit or commute a sentence passed by a court martial। तो ये पावर जो बाकी लॉ ऑफिसर को मिली हुई है आर्म फोर्सेस के, टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट, देखो यहाँ पे पार्डन वर्ड नहीं है क्योंकि उनको पार्डन करने की नहीं है पावर, सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट का है उनके पास पावर ऑफ अ सेंटेंस पास बाय अ कोर्ट मार्शल। तो वो पावर उनके पास रहेगी, अगर प्रेसिडेंट को मिल गई इसका मतलब ये नहीं है कि इनसे चली जाएगी जस्ट बिकॉज आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, लेकिन आर्टिकल के आगे सब क्लॉज भी दे दिया उन्होंने इसलिए, ठीक है। इसी के साथ उन्होंने क्या लिखा, नथिंग इन सब क्लॉज सी ऑफ क्लॉज 1 शैल अफेक्ट द पावर टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट अ डेथ सेंटेंस एक्सरसाइजेबल बाय गवर्नर ऑफ स्टेट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, गवर्नर के बारे में लिखा है कि भाई उनकी भी जो पावर रहेगी वो भी रहेगी, बट क्या पावर है, टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट अ डेथ सेंटेंस। पार्डन नहीं लिखा है यहाँ पर भी, देखो पार्डन सिर्फ प्रेसिडेंट करेंगे, कम्यूट लिखा है, ठीक है, रिड्यूस कर सकते हैं वो, लेकिन एक्सोनरेट नहीं कर सकते, पार्डन नहीं कर सकते। देखिए वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वर्ड्स पर फोकस करा कीजिए कि कहाँ पर क्या लिखा है। ये जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं एमसीक्यूज करते टाइम, है ना, या फिर क्वेश्चंस पढ़ते टाइम, वो इसीलिए होती हैं क्योंकि हम वर्ड्स पे फोकस नहीं कर रहे होते हैं। सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट ऑफ अ डेथ सेंटेंस लिखा है, आप एक वहाँ पे लिख के आ जाए पार्डन, है ना, आप उसको जल्दीबाजी में कर दो करेक्ट। तो इसी तरीके की होती है मिस्टेक जो आपको ध्यान रखनी होती है, और इसका सबसे अच्छा इलाज क्या होता है कि इन द मोमेंट रहना है, प्रेजेंट रहना है एज मच एज पॉसिबल। दिस इज अ जनरल एडवाइस, पर प्लीज़ आप इसको फोकस करा करिए कि जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम करें एकेडमिक पर्सपेक्टिव से या फिर कोई और भी, तो प्लीज़ ट्राई टू स्टे इन द मोमेंट, जितना ज़्यादा फोकस रह सकते हो उतना ज़्यादा रहने की कोशिश करो, ठीक है। लेट्स कम टू आर्टिकल 73, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। Subject to the provisions of this constitution, the executive power of the union shall extend to the matters concerning which the parliament has the power to make laws। तो एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ तक रहेगी, जहाँ तक पार्लियामेंट की पावर है लॉज बनाने की। सो एग्जीक्यूटिव पावर इज को एक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है ना, टू एक्सरसाइज ऑफ सच राइट्स, अथॉरिटी एंड जुरिसडिक्शन एज आर एक्साइजेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एनी ट्रीटी। या आपने कोई ट्रीटी साइन करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो जहाँ तक कि उस ट्रीटी को आपको एग्जीक्यूट करना है उतनी आपकी एग्जीक्यूटिव पावर रहेगी, ठीक है ना। Note: the article states that the executive power of the union extends to the matters with respect to which parliament has the power to make laws। thus जो executive power है यूनियन की, it is coextensive with the legislative competence of the union, ठीक है, ये बता दिया हमने पहले आपको। तो ये हो गया बेयर एक्ट। अब आप देखिए एक बार जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं अभी तक के, दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम बायजूस, सो आई थैंक देम फॉर दिस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे पहले जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, 2 टर्म सर्व करा उन्होंने।
इलेक्टेड ट्वाइस एज प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिफोर बीइंग इलेक्टेड। इसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी आते हैं। ये जो डिस्क्रिप्शन होगा आप कर लोगे अपने आप, हमें जो है ऑर्डर याद करना होता है। तो 1 2 3 4 आपको याद करना है डायरेक्टली याद। राजेंद्र प्रसाद जी, उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर थर्ड पे जाकिर हुसैन और फोर्थ पे वी गिरी। ठीक है ना। इंटरेस्टिंग बात ये है कि देखो 2 3 और 4 पे जो भी हैं वो सब पहले वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, प्रेसिडेंट बनने से पहले। तो 1 2 3 4 आप डायरेक्टली याद करोगे। उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं, जो लास्ट के 6 हैं ये आप डायरेक्टली याद कर लोगे, ईजी भी है याद करने। देखो द्रौपदी मुर्मू आपको पता है, उससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे, उससे पहले प्रणब दा थे, उससे पहले प्रतिभा पाटिल जी थे, उससे पहले कलाम साहब थे, उससे पहले के नारायण जी थे। तो ये ऑर्डर याद कर लो आप, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बीच वाला रहता है, तो इसमें देखो वी गिरी के तुरंत बाद फखरुद्दीन अली अहमद, ये आपको पता होगा इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट थे। एंड फिर आपको 4 नाम याद करने हैं बस। तो नीलम, जेल, राम और शंकर, ऐसे करके याद कर लो, नीलम, जेल, राम, शंकर। ठीक है, ऐसे इजीली याद हो जाएगा। अब देखते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अबाउट द प्रेसिडेंट। सो व्हेन इट कम्स टू द सैलरी ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट, इट इज़ 5 लाख रुपीज़। ठीक है, 2018 के बजट के बाद से ही चेंज हुआ था। जैसे हमने वाइस प्रेसिडेंट के केस में पढ़ा 4 लाख, ऐसे यहाँ पे देखो प्रेसिडेंट 5 लाख। इंडियन प्रेसिडेंट की जो सैलरी है जब हम पूरे 12 महीने की निकालते हैं तो $84,000 के करीब आती है, विच इज़ मच लोअर व्हेन इट कंपेयर्स टू द यूएस प्रेसिडेंट, जिनकी इतनी ज़्यादा है ना, $400,000। फिर देखो सेकंड पॉइंट, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ऑल्सो इंडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज बट टू अ 4 ईयर टर्म। तो उनका 4 साल का टर्म रहता है, क्योंकि वहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन होता है 2 साल का। ही इज ऑल्सो वन ऑफ ओनली 2 नेशनली इलेक्टेड फेडरल ऑफिसर्स, अदर वन बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट। तो फेडरली इलेक्टेड जो ऑफिसर्स होते हैं 2 हैं वहाँ पे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। In total, there are 538 electors corresponding to the 435 members of the House of Representatives, 100 senators, and 3 additional electors from the District of Columbia. तो electors का सिस्टम है वहाँ पे, electors होते हैं वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, बट वो बिल्कुल ही एक स्ट्रिक्ट लाइन्स पे ही होता है। उसमें कोई भी ये नहीं होगा कि लोगों ने तो वोट करा उन इलेक्टर्स के लिए, वो इलेक्टर्स जो चॉइस लोगों की है उसी को आगे बढ़ा करके उस प्रेसिडेंट को वोट करते हैं। एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो, इनफॉर्मली मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और इलेक्टर्स की जो संख्या है कि कितने स्टेट से कितने होंगे, तो वो डिपेंड करता है ऑन द साइज एंड उनकी सीट कितनी है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है उसके अंदर, है ना। तो साइज जैसे लॉस एंजलिस वगैरह इतनी बड़ी स्टेट्स हैं, तो उनकी जो इलेक्टर्स की संख्या होगी वो ज़्यादा होगी। इनफैक्ट आई थिंक मैक्सिमम इन्हीं की है, या फिर कोई छोटा स्टेट है इसके अगेंस्ट तो उसकी कम होगी, है ना। इसी तरीके से होता है सिस्टम। Under the Presidential and Vice Presidential Elections Act of 1952, a candidate to be nominated for the office of president needs 50 electors and 50 seconders. तो अगर आपको चुनाव लड़ना है प्रेसिडेंट का तो 50 इलेक्टर्स होना चाहिए, 50 सेकेंडर्स होने चाहिए। हाँ, 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स, सॉरी, एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। जैसा कि हमने केस में देखा था वाइस प्रेसिडेंट के, तो वहाँ पे क्या चाहिए थे 20 प्रपोजर्स और 20 सेकेंडर्स। और प्रेसिडेंट के केस में 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स फॉर हिज और नेम टू अपीयर इन द बैलेट। तो ये वाला केस है। तो ये कहाँ पे दे रखी है इन्फॉर्मेशन, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952। ये हमने वाइस प्रेसिडेंट के जब वीडियो बनाए थे तो उसके अंदर भी जिक्र करा था इसका, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉमिनेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, डिपॉजिट कितना जमा करना है उसकी दे रखी है इन्फॉर्मेशन, रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, कैसे करेगा, प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, कब कितने पहले ये शुरुआत हो जाएगी काम की, ये सब जो है इसके लिए हमने एक्ट बना दिया, क्योंकि आर्टिकल सब चीज़ इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देते हैं। ठीक है, तो बनाने ही पड़ते हैं पार्लियामेंट को। General principle in Indian presidential election is that total number of votes casted by members of parliament equals the total number of votes casted by state legislators. तो ये हमने देख लिया फॉर्मुलेशंस करके, लगभग सेम वैल्यू ऑफ वोट्स हम कर रहे हैं सबकी मिला करके, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो। देयर आर टोटल 776 वोटर्स इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये देख लिया हमने लोकसभा प्लस राज्यसभा मिला करके। ठीक है, 543 प्लस 233। इलेक्टोरल कॉलेज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 4120 एमएलएज इन द स्टेट्स। ठीक है, तो ये सारे मिला करके एमएलएज हो गए तो पूरे इंडिया के। फॉर्मूला टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वोट ये देख लिया हमने, दोनों फॉर्मूले देख लिए। ईच एमपी हैज़ अ टोटल 708 वोट वैल्यू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2012 के में। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज़ गॉन डाउन टू 700 फ्रॉम 708 इन द प्रेसिडेंशियल पोल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन जम्मू एंड कश्मीर। तो उन लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करा, तो 708 से 700 था इस बार जो था। कश्मीर की यूटी बन गई तो वहाँ की असेंबली है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, सो उनका एब्सेंस है, इसलिए जो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी है वो कम हो जाएगा, 708 से 700 आ जाएगा। लेजिस्लेटर्स फ्रॉम लार्जर स्टेट्स कास्ट मोर वोट्स देन दोज फ्रॉम स्मॉलर स्टेट। ये भी देख लिया हमने, यूपी का देखा 208, सिक्किम का 7 ही है। इफ अ स्टेट हैज फ्यू लेजिस्लेटर्स देन ईच लेजिस्लेटर हैज मोर वोट्स। इफ अ स्टेट हैज मेनी लेजिस्लेटर्स देन ईच लेजिस्लेटर हैज फ्यू वोट्स। ये भी देख लिया हमने।
नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये देख ही चुके हम। नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन पार्टिसिपेट इन वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये हमने वहाँ पे देख लिया था वाइस प्रेसिडेंट के। बाय द वे वाइस प्रेसिडेंट की बात आई है तो यहाँ पर रिवाइज कर लो जल्दी से। 63 क्या होता है, 3 जो होता है 6 का आधा होता है, ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट के आधे होता है, ठीक है। 63 में क्या दे रखा है, देश शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 64 में क्या दिया हुआ है, 6 + 4 कितना होता है, 10। 10 मतलब राज्यसभा, तो ये उनके राज्यसभा की जिम्मेदारी दी हुई है ना, राज्यसभा में 10 लेटर्स होते हैं। 6 और 5, तो 6 बड़ा है, 6 को रिलेट करा था हमने वाइस प्रेसिडेंट से, और 5 छोटा है उसमें कम लेटर्स है तो उसे प्रेसिडेंट से करा था। वाइस प्रेसिडेंट टू बी प्रेसिडेंट इन सर्टन केसेस, ये इसके अंदर दे रखा है। फिर 66 देगा, 66 में हमने क्या करा था, चुनाव, CHUNAV, 6 लेटर्स हैं, तो इसमें चुनाव के अंदर 6 लेटर है, तो 66 से ऐसे याद कर लो। फिर 67 देखा था हमने, ठीक है ना, 68 देखा था, 69 देखा था, 70, 71। तो इस वीडियो को आप रेफर कर लो, मैं इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि आपको अगर याद नहीं है ये सारे आर्टिकल्स तो वहाँ पे इजीली हो जाएंगे ना। आगे देखते हैं। MLAs आर इन्वॉल्व इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बट दे हैव नो रोल इन प्रेसिडेंट्स इम्पीचमेंट, ये भी आपको याद रखना है। जब वो इलेक्शन में पार्ट लेते हैं तो ठीक है, लेकिन इम्पीचमेंट में पार्ट नहीं लेते हैं। प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू पास। तो देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इनका एक स्टोरी फॉर्मेट में याद करने की कोशिश करते हैं इन्फॉर्मेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिगिंस विद सेइंग कि आर्टिकल 52 जो होगा उसमें लिखा है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट सिर्फ प्रेसिडेंट होना तो इनफ नहीं है, उनके पास पावर क्या है, ये दे दी आर्टिकल 53 में। पर ये प्रेसिडेंट मिलेगा कैसे हमें, क्योंकि हम रिपब्लिक हैं और हमारा जो राष्ट्रपति है वो इलेक्टेड है, कोई एक रॉयल अथॉरिटी नहीं है, कोई फिगर नहीं है इस तरीके का, तो शी हैज़ टू बी इलेक्टेड। सो देन ये इसके अंदर दे दिया आर्टिकल 54 में। बट शी हैज़ टू बी इलेक्टेड, बट इन वॉट मैनर इज गिवन इन आर्टिकल 55। तो ऐसे याद करोगे 52, 53, फिर 54 और 55 एक साथ याद कर लो, क्योंकि सिमिलर मैटर से रिलेटेड है। तो पहले इलेक्शन की बात होगी, उसके बाद मैनर की बात हो जाएगी। फिर नेक्स्ट देखो, वंस द इलेक्शन इज डन वी ऑल्सो नीड टू नो कि वो कितना लॉन्ग सर्व करेंगे, तो टर्म ऑफ ऑफिस पता लग गया उनका 56 प्लस इफ शी विशेस टू कंटिन्यू हाउ कैन शी स्टिल स्टैंड। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लिमिट तो लगाई नहीं इसके ऊपर, तो येस शी कैन स्टिल स्टैंड फॉर इलेक्शंस। तो आर्टिकल 57 सेज कि री इलेक्शन आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, एलिजिबिलिटी है आपकी, ठीक है। 57, तो ये दोनों एक साथ हो गए एक ही चीज़ के बारे में। 56 में टर्म हो गया और 57 उसको बढ़ाने की बात कर रहा है, तो ऐसे करके याद करना है। 52, 53, 54, 55 स्लैश लगा के, 56 और 57 स्लैश लगा कर, ठीक है। 57 तक हो गई बात। अब देखो 58 और 59 ऐसे याद करो, क्वालिफिकेशंस स्लैश जो कंडीशंस हैं ये किस में दे रखी हैं, 58 और 59 में, क्योंकि हमें एक राइट क्वालिफिकेशन वाली जो राष्ट्रपति हैं वो चाहिए, और कुछ कंडीशन भी इसलिए हमने लगाई है। तो 58 और 59 दोनों चीज़ें होंगी। फिर 60 आ जाता है। 60 में देखो, 60 में ओ लिखा हुआ है, इससे ओथ लिख सकते हो आप, ऐसे करके, है ना, डायरेक्टली आपको याद हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि भाई ये सब चीज़ तो हमने बात कर ली कि क्वालिफिकेशन और कंडीशंस, लेकिन अब जब हम उनको ऑफिस में बुला रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, भाई पहले ओथ लो, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और अगर आप परफॉर्म नहीं करते हो ठीक से ड्यूटीज़ अपनी, तो आपको इम्पीच कर देंगे आर्टिकल 61 के। और 61 में क्या है, 1, और ये आई की तरह लगता है इम्पीचमेंट, इसको ऐसे भी आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। एंड 62 प्रोवाइड फॉर वैकेंसी, तो अगर ये इम्पीचमेंट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, वैकेंसी होगी, तो इसलिए 62 में वैकेंसी आ गई। और 72 पार्टनिंग पावर्स है, ये डायरेक्टली याद कर लेंगे। अब देखो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। देखो 52 में प्रेसिडेंट, 53 में एग्जीक्यूटिव पावर, 54 में इलेक्शन, 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन, ये दोनों एक साथ हो गए। 56 में टर्म, 57 में री इलेक्शन, तो टर्म और री इलेक्शन की बात एक साथ हो गई। 58 और 59 क्वालिफिकेशन और कंडीशन एक साथ हो गए। 60 में ओथ, 61 में इम्पीचमेंट, 62 में वैकेंसी, 72 में पार्डन। इसको 72 बोलते हैं, 72 से 72 सज़ा भी माफ़, ऐसे करके याद कर लो। पार्डन में 72 से 72 सज़ा भी माफ़। अब देखो फिर से एक बार स्टोरी फॉर्मेट में कराता हूँ मैं आपको, ये आप हो, ठीक है, प्रेसिडेंट यू। मान लीजिए कि आर्टिकल 52 के तहत आपको प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि उसी में दिया हुआ है कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आपके पास क्या है, सारा का सारा कंट्रोल आ गया आर्टिकल 53 के अगेंस्ट, ठीक है, सारी पावर आ गई आपके पास एग्जीक्यूटिव की। पर आप याद रखिए कि आपको इलेक्ट करा गया है और एक मैनर में इलेक्ट करा गया है। 54 और 55 आ गए पिक्चर में, जैसे हमने एक साथ याद करें, आपको इलेक्ट करा गया है और एक पर्टिकुलर मैनर में इलेक्ट करा गया है, ठीक। और जब आपको इलेक्ट करा गया और एक मैनर में इलेक्ट करा गया, तो वो एक टर्म के लिए करा गया जो 5 साल है, और आप फिर से भी आ सकते हो। तो ये क्या हो गया, टर्म और इलेक्शन 56 और 57, बिकॉज आपके पास क्वालिफिकेशन तो है ही और आपके पास कंडीशन भी है 58 और 59, ठीक है ना।
तो आपकी पूछ किस लिए है? क्योंकि आपके पास क्वालिफिकेशन है और कंडीशन भी आपको फुलफिल होती है। तो ये रीजंस है आपके बनने के। लेकिन ये ना भूलें आप कि आपने ओथ ली है, और अगर आप मैसअप करते हैं तो आपको इम्पीच भी किया जा सकता है, और उससे क्या होगा कि आपके ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। एंड 72 आपको पता ही है, 72 से 72 हज़ार। सो दिस इज इट। आई थिंक आपको सब याद हो गया होगा, हमने सब चीज़ डीपली करी है बिल्कुल। तो कोई भी अगर स्टेटमेंट्स आते हैं तो आप इजीली कैंसिल आउट कर पाओगे। इसके अलावा जो भी घटना चक्र में क्वेश्चन दिए हों उसको ठीक से पढ़ो। कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिलती है तो वहाँ से याद कर सकते हो उसको। विद दैट आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।